हाउ डिड कार्ल रोजर्स व्यू द पर्सन? अब हम देखते हैं कि कार्ल रोजर एक पर्सन के बारे में क्या कहते हैं, ह्यूमन बीइंग को कैसे परसीव करते हैं, अपनी राय क्या देते हैं। Roger's point of view revolves around sub-discipline of psychology he helped to found. अब जो साइकोलॉजी के सब डिसिप्लिन हैं, उनका एक बड़ा इन्फ्लुएंस नजर आता है रोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। रोजर ने जो भी एक पर्सन के बारे में डिस्क्राइब किया, उसमें 3 डिसिप्लिन जो हैं, उनका एक मेजर कंट्रीब्यूशन नजर आता है, ह्यूमनिस्टिक, टेंशनलिज्म, फेनोमेनोलॉजी। अब देखते हैं कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी जो है वो उसने किस तरीके से रोजर को इन्फ्लुएंस किया और रोजर ने एक पर्सन के हवाले से अपनी एक राय दी, एक ओपिनियन दी। Humanistic psychology, it emphasizes the present experience and essential work of the whole person. अब humanistic psychology जो है ये एक complete इंसान पर फोकस करती है। इसका emphasize जो है वो एक इंसान पर, एक whole person पर है कि आप एक इंसान को मुकम्मल इंसान के तौर पर लें। मुकम्मल इस सेंस में नहीं कि वो परफेक्ट है, उसमें कोई एरर नहीं हो सकता, कोई फ्लॉ नहीं हो सकता, वो इस सेंस में कि आप उसको एज ए होल लें, पूरा देखें उसको। आप क्योंकि वो एक इंसान है, वो आप उसको टुकड़ों में नहीं देख सकते, आप उसको पूरा देखेंगे, पूरा ऑब्जर्व करेंगे, एज ए होल लेंगे। उसके जितने भी उसकी जो फिजिकल हेल्थ है या उसकी जो साइकोलॉजिकल स्टेट है, इन सबको इंटीग्रेट करके आप एक पर्सन को देखेंगे। और ये प्रेजेंट एक्सपीरियंस पर जो है फोकस करते हैं कि आपका जो प्रेजेंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि यानी कि पास्ट को नहीं देखेंगे लेकिन प्रेजेंट को, कि आपका जो प्रेजेंट एक्सपीरियंस है इस वक्त करंटली आप क्या फील करते हैं, आप क्या महसूस करते हैं, आप क्या सोचते हैं, आपका करंट आपके जो है लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन किस तरह का है, उस किस तरह के एक्सपीरियंसेस आपको हो रहे हैं, आपके अंदर क्या चेंज हो रहा है। तो जो करंट फीलिंग्स हैं, करंट इमोशंस हैं, करंट जो एक्सपीरियंसेस हैं, ये उनके ऊपर फोकस करता है, प्रेजेंट पर फोकस करता है और एक इंसान को अहमियत देते हैं। इट प्रमोट्स creativity, intentionalism, free choice and spontaneity and fosters the belief that people can solve their own psychological problems. अब ये कहते हैं कि एक इंसान जो है वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो डिस्टर्ब रहता है, वो गुस्सा आता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा होता, चीजों को अपने आप को भी समझ नहीं पा रहा होता है, एंग्शियस रहता है, हर वक्त परेशान रहता है, जो भी उसके इश्यूज हैं वो उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है अगर वो कोशिश करे। अब ये इस बिलीफ को इंसान के अंदर, एक पर्सन के अंदर जो है उसे स्ट्रेंथन करते हैं। वो चाहते हैं कि इस पर्सन को ये बिलीफ हो, खुद पर कॉन्फिडेंस हो, उसको यकीन हो कि वो अगर कोशिश करे तो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इसके अलावा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है वो क्रिएटिविटी पे बड़ा फोकस करता है। लोगों के इंटेंशंस क्या हैं, वो कितने क्रिएटिव हैं, वो लाइफ में फ्री चॉइस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इन तमाम चीजों को देखती है। अब यहाँ पर क्रिएटिविटी की जब बात आती है या पर्पसेस आप देखते हैं, तो जरूरी नहीं है कि एक पर्सन जो है बहुत बड़े लेवल पर वो कोई क्रिएटिव काम कर रहा है, वो छोटे लेवल पर भी चीजों को देखता है। वो अपने घर में भी, अगर एक फीमेल है, अगर वो घर में रहती है, वो कोई जॉब नहीं करती है, घर के काम करती हैं, उनकी डेली जो उनके काम है, जॉब है, वो यही है, उन्होंने कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, किचन साफ रखना है, घर को मैनेज करना है। तो अगर एक खातून जो है वो अपने किचन में बर्तन इस तरीके से रखी है कि वो देखने वाले को बड़े एक डिफरेंट स्टाइल नजर आता है, बड़े एक अच्छी वो नजर आती है कि बड़ा अच्छा मैनेज किया हुआ, डिफरेंट लगता है और बड़ा उसमें एक नई चीज होती है। वो अपने उन आइडियाज को इस तरीके से यूटिलाइज करती रहती हैं कि घर की मैनेजमेंट में भी, तो ये भी क्रिएटिविटी में आता है। इसी तरह डेली लाइफ में चॉइसेस करना, कोई भी डिसीजन लेना, मेजर डिसीजन भी हो सकते हैं, माइनर डिसीजन भी हो सकते हैं। तो एक पर्सन जो है वो किस तरीके से अपनी चॉइसेस करता है, क्रिएटिव होता है, उसके पर्पसेस क्या है, उसके इंटेंशंस क्या है और फिर उसकी बिलीफ किस तरीके से है कि वो अपने हवाले से क्या सोचता है कि वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है कि नहीं कर सकता। प्राइमरी इंपॉर्टेंस इज प्लेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग द एंटायर पर्सन। अब देखिए यहाँ पर जो इनकी जो इम्पोर्टेंस ये दे रहे हैं, अहमियत दे रहे हैं ना, जो प्राइम एक इम्पोर्टेंस है वो किसको दे रहे हैं, वो एक पर्सन को दे रहे हैं। पर्सन को अंडरस्टैंड करने को ज्यादा अहमियत देते हैं कि आप जो एक पूरा एक इंसान आपके सामने मौजूद है, जीता जागता, उसको समझना जो है वो सबसे ज्यादा अहम, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। द फंक्शनिंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ अ होल ह्यूमन बीइंग, एक पर्सन जो है
वो काम कैसे करता है, फंक्शन कैसे करता है, उसको किस तरह के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, क्या चीज एक्सपीरियंस करता है, एक पूरे इंसान के साथ क्या कुछ होता है डेली लाइफ में, वो किस तरीके से उन चीजों को, मामलात को हैंडल करता है, ये सारी अंडरस्टैंडिंग बीइंग अ थेरेपिस्ट होनी चाहिए। स्पेशली जब आपकी जॉब ये है कि आपने एक पर्सन को असेस करना है, उसके प्रॉब्लम को रूल आउट करना है और फिर आपने उसे सोल्यूशन बताना। फिर जो सेकंड है इसमें एक्सटेंशनिज्म, इट इज एन अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग ईच पर्सन मोस्ट इमीडिएट एक्सपीरियंस। अब ये अप्रोच क्या कहती है कि आपका जो इमीडिएट एक्सपीरियंस है, मोस्ट इमीडिएट, जैसे अगर आज भी मेरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, आज जाहिर सी बात है कि डेली लाइफ उस पर बेसिस पर आप कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आप किसी से इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, आप बहुत सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिनको आप पूरा कर रहे होते हैं। तो ये नहीं होता कि आप बिल्कुल अकेले बैठे हुए हैं, अगर आप अकेले भी मौजूद होते तब भी आप कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर वो कहते हैं कि पूरे दिन में, अगर सपोज पूरे दिन में मैंने डिफरेंट मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, तो जो इमीडिएट मोस्ट होगा वो कौन सा होगा। इसी तरह कल गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, तो मोस्ट एक्सपीरियंस कौन से होते जाएंगे। जैसे आज का एक्सपीरियंस हो गया, अगर मैं और थोड़ा पीछे जाऊं तो कल वाला एक्सपीरियंस मेरा जो रिसेंट हो गया। तो यहाँ पर पुराने एक्सपीरियंसेस के बजाय, जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की बजाय, वो कहते हैं कि जो इमीडिएट, मोस्ट इमीडिएट एक्सपीरियंस है, जो बड़े आपके रिसेंटली चीजें हुई हैं, आप उनको ज्यादा अंडरस्टैंड करें, उनको समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप उनको एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करेंगे, देखेंगे, तो आपको एक पर्सन की समझ आना शुरू हो। द कंडीशन ऑफ हिज और हर एग्जिस्टेंस, वो क्यों है, वो क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, किन कंडीशन पर वो एग्जिस्ट कर रहा है, किस वजह से वो एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी एग्जिस्टेंस से रिलेटेड जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं उसको अंडरस्टैंड करें। एंड द नेसेसिटी ऑफ एक्सरसाइजिंग फ्रीडम ऑफ चॉइस इन अ केओटिक वर्ल्ड। अब इसके अलावा एक बहुत जरूरी चीज है, वो है उसको फ्रीडम हो टू मेक चॉइसेस। ये इसकी एक्सरसाइज जो है और इसको जो है प्रैक्टिस करना जो है बहुत जरूरी होता है एक बड़ी कंफ्यूज्ड दुनिया में, एक प्रॉब्लमेटिक दुनिया में, कि जहाँ पर मसाइल हैं, यहाँ पे दुनिया किस तरह होगी, क्या होगी उसकी, यहाँ पे पूरी दुनिया की बात नहीं हुई। दुनिया क्या है, जहाँ वो पर्सन रह रहा है, उसकी सराउंडिंग उसकी दुनिया है। जैसे मेरी वर्ल्ड क्या है, मेरी वर्ल्ड मेरी फैमिली है, मेरा घर है, फिर मेरा मोहल्ला आ जाता है, फिर मेरा इलाका ये पूरा आ जाता है, शहर आ जाता है, मेरी यूनिवर्सिटी है, मेरे स्टूडेंट्स, मेरा डिपार्टमेंट, फिर दूसरे डिपार्टमेंट, फिर पूरी यूनिवर्सिटी की जो है वो जो भी जितने भी लोग वहाँ इन्वॉल्व हैं वो ही मेरी वर्ल्ड में आते चले जाएंगे। इसी तरह आप इसको जब एक्सटेंड करते चले जाते हैं तो दुनिया भी आपकी एक्सटेंड होती चली जाती है। जैसे फिर शहर, फिर आपका कंट्री आ जाता है, फिर आपके नेबरिंग कंट्री आ जाते हैं, और इसी तरह आप पूरे दुनिया के साथ कनेक्ट होते हैं। तो अब यहाँ पर जब आप एक पर्सन को असेस करते हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि उसकी जो सराउंडिंग में क्या है, तो उसकी सराउंडिंग में किस तरह के हालात हैं, किस तरह के सर्कमस्टांसेस हैं, कोई बड़ी स्टेबल एनवायरनमेंट है, स्टेबल दुनिया है उसकी, या क्योटिक टाइप की है, कंफ्यूज्ड है, प्रॉब्लमेटिक है, जहां पर हर वक्त उसे मसाइल का सामना होता है, या आए दिन उस पर डिफरेंट डिमांड्स जो है उसने फुलफिल करनी होती हैं, उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो वहां पर वो अपनी फ्रीडम को मेंटेन कैसे रखता है, चॉइस कैसे कर सकता है, ये सारी चीजें भी एक्सटेंशनिज्म में एनालाइज की जाती हैं, रूल आउट की जाती हैं। It emphasizes on person's important life theme and issues। अब यहाँ पे क्या होता है कि पर्सन जो है उसकी जो है वो important life themes, issues पर फोकस किया जाता है, देखा जाता है कि उसकी लाइफ में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप इश्यूज की बात करें या थीम्स की या बहुत सिग्निफिकेंट चीजों की बात करें, तो अगर लिस्ट बनती जाएगी तो बहुत सारी लिस्ट बनती जाएगी। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि ये इशू उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि नहीं। बाज़ औक़ात जो क्लाइंट या पेशेंट होता है उसको नहीं समझ आ रही होती, और जब वो थेरेपी में होता है फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अवेयर होता चला जाता है कि हाँ, जिसको मैं इतना इंपॉर्टेंट समझ रही हूँ वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप कहेंगे हाँ ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें से जो सिग्निफिकेंट होती है ना, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट चीजें होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट इश्यूज होते हैं, थीम्स होते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनकी बहुत अहमियत है, तो फिर आप उन पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, और बाकी चीजें फिर होती हैं उन पर भी फोकस किया जाता है कि अगर आपने अपने 5 इश्यूज डिस्कस किए हैं तो ऐसा नहीं है कि 2 को किया जाएगा और 3 को छोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने कोई अपने लाइफ थीम्स आपके हैं, अगर आपने 10 रिपोर्ट किए हैं तो ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ 7 को देखा जाएगा, 3 को छोड़ दिया जाएगा, देखा जाएगा सबको, लेकिन वहां पर ये चीजें होती हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्या है, जो ज्यादा सिग्निफिकेंट चीजें हैं उन पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा।
It removes obstacles, increase sense of choice and exert will. अब जो sense of choice है, बेसिकली सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है। बहुत से लोगों को सेंस नहीं होता कि व्हाट टू चूज एंड हाउ टू चूज। तो यहाँ पर पर्सन के अंदर ये सेंस स्ट्रॉन्ग किया जाता है, उसको इंक्रीज किया जाता है कि वो कम से कम उसको इतना शऊर होना चाहिए कि उसको इतना पता होना चाहिए कि मेरे सामने ये इतनी सारी चीजें हैं, मामलात हैं, तो उनमें से मेरे लिए बेस्ट क्या है, मुझे क्या चूज करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है, अपनी फ्रीडम को मैंने कहाँ यूटिलाइज करना है और कहाँ नहीं करना है। तो उस दौरान जो रुकावटें होती हैं उन रुकावटों को कैसे दूर किया जाता है कि जैसे आप अपने आप को देखें कि सपोज आप बीएस की डिग्री ले लेते हैं और बीएस करने के बाद अब आप चाहते हैं कि आगे एमफिल एमएस में एडमिशन लें, लेकिन आपके कोई बहुत क्लोज रिलेटिव हैं, वो आते हैं और आपके फादर को या आपकी मदर को कहते हैं क्या जरूरत है पढ़ाने की, छोड़ें अब बीएस कर लिया है, दैट्स इनफ, तो आगे पढ़ने की क्या जरूरत है, छोड़ें आप रहने दें, लड़की है। तो इस तरह की बातें होती हैं। तो अब वहां पर ये देखना होता है, ये इस तरह के बाजुकात रुकावटें भी आती हैं, ऑब्स्टेकल भी आते हैं जो आपने गोल सेट किए होते हैं, लेकिन आपने चूंकि किसी से झगड़ना नहीं होता, आपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन रखना होता है, स्टेबल रखना होता है, आपने लोगों के साथ रिलेशंस को अच्छा बनाने की कोशिश करनी होती है, और जो क्रिटिसिज्म भी आपको एनवायरनमेंट में आप रिसीव कर रहे होते हैं उसको भी प्रॉपर वे में आपने हैंडल करना होता है। तो अब यहाँ पर जो रुकावटें इस तरह की, तो अब इस रुकावट को आप कैसे दूर करेंगे, तो ये एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आपने किस तरीके से इंटेलिजेंटली और इफेक्टिवली इस तरह के ऑब्स्टेकल को दूर करना है। तो वहां पर आपको ये भी देखना होता है कि आपके इर्द गिर्द कौन से लोग हैं जिनकी आपको सपोर्ट है और आप किस तरह उसको चीजों को हैंडल करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये भी देखनी जरूरी होती है सेंस ऑफ चॉइस के साथ, कि आपको ये भी डिसाइड करना होता है कि सही और गलत क्या है। अगर आप एक चीज की ख्वाहिश करते हैं और वो ख्वाहिश जो है ठीक नहीं है, वो आपके हक में ठीक नहीं है, आपके लिए मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी, तो आपके अंदर ये भी सेंस होना चाहिए कि आपने उसको चूज करना है कि नहीं करना है। इसी तरह आपकी विल होती है कि करने की ख्वाहिश तो आपके अंदर हो, कोशिश तो आप करें। अगर आपकी अपनी ही विल नहीं है, आपकी पावर आपके अंदर नहीं है, आप डिटर्मिन ही नहीं है, तो आप किस तरीके से लाइफ में चॉइसेस करेंगे, किस तरीके से मसाइल का मुकाबला करेंगे। तो और बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि आपको ज्यादा पता होगा कि एक फैमिली में भी कितने इश्यूज होते हैं, और वैसे भी आप देखें कि हमारी जिंदगी है तो हर तरह के मसाइल हमारे सामने होते हैं। तो जगह जगह पर हमें बहुत सी रुकावटें हमें नजर आती हैं। तो उन रुकावटों को कैसे दूर करना है, चॉइसेस कैसे करनी है, विल को कैसे जो है ना हमारी होनी चाहिए, ख्वाहिश होनी चाहिए, विल पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। तो एक्सटेंशनलिज्म इन चीजों पर भी फोकस करते हैं। It also focuses on unique meanings of clients' experiences from the subjective point of view of the individual. अब ये client के experiences को देखते हैं, उनको उसमें unique meaning को find out करते हैं, लेकिन ये subjective point of view से है, ये objective point of view से नहीं है, क्योंकि एक पर्सन जो है वो बता रहा है ना मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैंने अपनी फ्रेंड से इस तरह हेल्प मांगी, मेरी फ्रेंड ने नहीं की, हालांकि मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंड है, मुझे बहुत दुख हुआ। अब ये तो एक्सपीरियंस है ना, तो अब वो कौन बता रहा है आपको, पर्सन बता रहा है, वो जो आपके सामने बैठा है सेशन में, आपका क्लाइंट, आपका पेशेंट, वो आपको रिपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर उसका वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा है ना, वो अपना। अब यहाँ पर वो जो वर्ड्स कहेगा आपने उसी को नोट डाउन करना है। आप कोई स्केल, कोई मेजर जो है, कोई टूल लेकर आप उसको असेस नहीं कर रहे हो उसी चीज को, कि आप वो जो एक्सपीरियंस कह रहा है तो आपने जी एक क्वेश्चन यूज किया या आपने उसको फिल किया और इसके बाद आपने उसकी कोई क्वांटिटेटिव वैल्यू ली और उसको इंटरप्रेट किया और उसको स्टैंडर्ड जो स्कोर्स हैं उनमें देखा। तो इस तरह तो कुछ नहीं कर रहे ना आप यहाँ, तो वो आपको डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसमें उसकी अपनी ओपिनियन, उसके अपने वर्ड्स शामिल हैं, उसका अपना परसेप्शन शामिल है। तो यहाँ पर उस तरह ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, ये उस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखा जा रहा है। अब वो जो कुछ भी आप वर्बलाइज कर रहा है, कह रहा है, रिपोर्ट कर रहा है आपका क्लाइंट, तो उसमें से यूनिक मीनिंग जो है वो फाइंड आउट की जाती है कि उसमें से खास क्या है, डिफरेंट क्या है। कहने को तो बहुत सी कहानियां हमारे पास होती हैं, अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो जब डिस्क्राइब करने बैठूंगी तो बहुत कुछ डिस्क्राइब करूंगी, लेकिन उसमें से यूनिक चीजों को फाइंड आउट किया जाता है कि इसमें है डिफरेंट, इस एक्सपीरियंस में ऐसी क्या चीज डिफरेंट है, और उसको क्लाइंट भी क्या मीनिंग दे रहा है, उसकी अपनी मीनिंग भी क्या है। जब हम मीनिंग भी तलाश करते हैं ना, तो थेरेपिस्ट अपने तौर पर तो एक्सपीरियंस को देखता है, एनालाइज करता है, लेकिन वो ये भी देखता है कि मेरा जो क्लाइंट है वो उस एक्सपीरियंस को क्या मीनिंग दे रहा है, और वो कौन सी यूनिक मीनिंग क्या है, उसका क्या मतलब निकलता है कि जो डिफरेंट आपको नजर आ रहा है।
इट वैल्यूज कॉन्शियसनेस एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये कॉन्शियस जो है एक्सपीरियंसेस उसको फोकस करते हैं, ये अनकॉन्शियस की बात नहीं करते। ये डिफरेंट है साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव से। क्यों? क्योंकि ये चाइल्डहुड में जाके और अनकॉन्शियस को और वो डीप उसकी जो हिडन मीनिंग है उसको नहीं देख रहे होते। ये अहमियत किस चीज को देते हैं? कॉन्शियसनेस को, जो जिससे पर्सन अवेयर होता है, जो वो प्रेजेंटली आपको बता रहा है, उसको पता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, तो वो चीजों को ये अहमियत देते हैं, उन एक्सपीरियंसेस को अहमियत देते हैं, उन मामलात को अहमियत देते हैं। और जो पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या है एक पर्सन की, कि उसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि जो बंदा जो है अपने मामलात को डिस्कस कर रहा है। Women freedom is defined not as freedom from responsibility but freedom to accept responsibility। अब यहाँ देखिए कि फ्रीडम की बात होगी वुमेन फ्रीडम की, तो यहाँ पे फ्रीडम ये नहीं है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागें, जैसे आजकल के नारे लगते हैं ना कि जो है हमें आजादी चाहिए या हमें हमारे राइट्स चाहिए। तो उनको अगर आप थोड़ा सुने तो वहां पे वो बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं कि ऐसा लगता है कि जो उनकी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इससे वो भाग रहे हैं। यानी मैं खाना क्यों बनाऊं? तो वो जो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आप एक फैमिली में रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, तो आप एक दूसरे का ख्याल करते हैं फैमिली में रहकर, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आ गई। अब यहाँ पे ये कहना कि मैं क्यों करूं, मेरी जिम्मेदारी नहीं, तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड होती है ना, कि एक पर्सन जो है वो अर्न कर रहा है और दूसरा पर्सन जो है वो बाकी मामलात को देख रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसी तरह डिवाइड होती है एक फैमिली के अंदर। तो यहाँ पर वो फ्रीडम की ये कह रहे हैं, ये भी समझाते हैं साथ में कि जो फ्रीडम की हम बात कर रहे हैं, उस फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भागें, बल्कि फ्रीडम का मतलब ये है कि आपने जिम्मेदारियां कबूल करनी है। मसलन अगर आपको ये सिखाया जा रहा है कि फ्रीडम टू चूज, क्या आप चॉइसेस करें, डिसीजन लें, आपको पूरा हक हासिल है कि आप फैसले करें, ले सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपको अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी करनी होती हैं, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरा करना होता है, चाहे वो जिम्मेदारियां आपकी घर के अंदर की हैं या आपकी वर्क प्लेस पर हैं या अपनी जॉब कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, जो भी है उनको भी आपने देखना होता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर एक और सेंस में भी जो बताएगी कि आप अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो उसका रिजल्ट जो भी निकलेगा तो उसके जिम्मेदार भी आप खुद ही हैं, फिर आप उसका इल्जाम दूसरों को नहीं दे सकते। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये फ्रीडम जो है यहाँ पे जरा ब्रॉडर उसमें जो है इसको डिफाइन किया गया है। इसको आप जो है वो देखें कि आपकी फ्रीडम जो है उसका मतलब ये है कि आप अपने राइट्स की भी बात कर रहे हैं, लेकिन साथ में आपको ये भी पता है कि आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं और आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट भी करते हैं और आपने उन्हें फुलफिल भी करना है। Thus, one cannot rely on upbringing, early experience, heredity or present environment to shape oneself। अब आप देखें कि इसका मतलब ये कह रहे हैं कि फिर आप जो है अपने अर्ली एक्सपीरियंसेस को ब्लेम नहीं कर सकते और अपनी जो है हेरिडिटी को करें, या आपने कोई चीज इनहेरिट की है और जेनेटिकली आपके अंदर ट्रांसफर हुई है और आप उसको ही देते हैं, ये तो मेरे मिजाज में है, ये तो मुझे विरसे में मिला है, ये तो मेरे बड़ों में चीज चली आ रही है इसलिए मेरे अंदर है, या अपना कोई आपका प्रेजेंट एनवायरनमेंट आपके, मेरे एनवायरनमेंट, मेरे माहौल ही ऐसा है, मैं क्या करूं, मेरे पास फैसिलिटी नहीं है, मैं क्या करूं, मैं किस तरह करूं, ठीक है, मुझे जो है ये मैं ये नहीं कर सकती, या मेरे हमारे जो है कल्चर है मुझे ये करने नहीं देता। मतलब बहुत दफा हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, एनवायरनमेंट को ब्लेम करते हैं, मैं क्या करूं, मैं तो रहती ऐसे माहौल में हूँ, मैं कैसे अच्छी बन सकती। तो ये चीज कहना, और मेरी तो परवरिश ही ऐसी है, मुझे कभी किसी ने सिखाया ही नहीं। तो इस तरह हम डेली लाइफ में जो है अक्सर हम इस तरह की बातें करते हैं और हम अपनी खराबियों को एक्सेप्ट नहीं करते। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि आप ये नहीं कर सकते कि हर वक्त दूसरों को ब्लेम करते रहे। ठीक है, आपके साथ पास्ट में बुरा हुआ होगा, आपके चाइल्डहुड में आपके साथ बुरा हुआ होगा, आपके अर्ली एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं हैं, आपके टेम्परामेंट में कुछ चीजें हैं, इनबॉर्न हैं, ठीक है, मान लिया सारी चीजें, आपके एनवायरनमेंट में नेगेटिव जो है वो मौजूद है, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आप पर जितना नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके ऊपर हो रहा है, सारी बातें ठीक है, आपके पास नहीं है फैसिलिटीज, मान लिया सब कुछ है, लेकिन आप उनको ब्लेम तो नहीं कर सकते या उन्हीं के ऊपर तो नहीं रह सकते हैं। इसका मतलब है कि आपने अब जो होना था हो गया, अब आपको अपनी जिम्मेदारियों को देखना है और अपने एबिलिटीज को यूटिलाइज करना है, अब आगे बढ़ना है आपने। तो आप ये नहीं उन्हीं पर लेकर बैठे रहेंगे और उन्हीं को डिस्कस करते रहेंगे और दूसरों को ही ब्लेम करते रहेंगे। बहुत से लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जो डिसीजन ले लेते हैं, अच्छे डिसीजन के बाद जब आउटकम अच्छा नहीं होता, पॉजिटिव नहीं होता,
तो वो इधर उधर लोगों को ब्लेम करते हैं, ये फला ने मुझे कहा था, ये उसने कहा था, ये उसने कहा था। तो अगर लोग आपको कहते भी हैं तो आपके अपना भी तो एक आपके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए सोचने समझने की, कि आपने चीजों को असेस कैसे करना है, और आपने जो कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचना कैसे है, आपने हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट को देखना है। तो ये तो सेंस एक पर्सन में होना चाहिए। तो एक्सटेंशनिज्म ये सिखाते हैं कि आप दूसरों के ऊपर वो ना करें, रिलाय ना करें, बल्कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझें और अपनी फ्रीडम को भी मेंटेन करें, अपने राइट्स के लिए भी जो है वो कोशिश करें। It focuses on the uniquely human aspects of experience, including personal choice, interpersonal relationships, intention, purposes, and transcendent और spiritual experience. अब यहाँ पर ये जो यूनिक जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो एक्सपीरियंस हुआ है उसमें जो यूनिक एस्पेक्ट्स हैं, ये उसको देख रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये जो भी एक्सपीरियंस है उसमें से यूनिक उसकी मीनिंग को फाइंड आउट करते हैं, यूनिक चीजों को देखते हैं, यूनिक एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं। इसके अलावा पर्सनल चॉइस क्या है, कि जिसमें अगर वो एक्सपीरियंस है तो उसमें एक पर्सन ने क्या चूज किया, उसकी उसकी अपनी चॉइस क्या। फिर उसके रिलेशनशिप्स, जिस पर्सन के साथ एक्सपीरियंस हुआ उसके साथ एक रिलेशनशिप किस तरह के हैं, कि अच्छे हैं, बुरे हैं, एवरेज हैं, किस तरह के हैं। और इंटेंशंस, पर्पसेस, कि आपके इरादे क्या हैं, उस एक्सपीरियंस में पर्सन का अपना इरादा क्या था, उसका पर्पस क्या था, उसका मकसद क्या था। और ट्रांसेंडेंटल के जो जिसमें जो मिस्टीरियस टाइप की चीजें होती है ना, कि जो बहुत क्लियर नहीं होती, एम्बिगस होती हैं, एक जिसमें पुरसरार आप समझ लें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हर एक को उस तरह ओपनली क्लियर नहीं होती, इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। और स्पिरिचुअल या आप समझ लें कि कुछ रूहानी होते हैं लोगों के एक्सपीरियंसेस। ये भी आपको अच्छी तरह अंदाजा होगा कि हमारे यहाँ इस तरह के भी कुछ लोग जो होते हैं बड़े ऑनेस्ट और बहुत एक सोबर लाइफ गुजारने वाले, तो उनके बड़े यूनिक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस भी होते हैं जो वो दूसरों से शेयर करते हैं। तो इन तमाम चीजों को फोकस करते हैं एक्सटेंशनलिज्म में, कि जो भी एक्सपीरियंस हो रहे हैं उसमें पर्सन चॉइस कैसे कर रहा है, किस तरह के रिलेशनशिप्स हैं, उसके अपने जो इरादे और स्पिरिचुअल जो एस्पेक्ट्स हैं, हर चीज को फोकस किया जाता है ताकि इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया जा सके। और उस एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड करने की वजह से ही एक इंसान की समझ आना शुरू हुई। फिर एक थर्ड इसमें जो स्कूल ऑफ थॉट है जिसका इन्फ्लुएंस नजर आता है रोजर की थ्योरी में, फेनोमेनोलॉजी। इट इन्वॉल्व्स an attitude of discovery that encompasses a search for essential issues. अब यहाँ पर एक एटीट्यूड की बात होती है, एटीट्यूड ऑफ डिस्कवरी, कि डिस्कवर करना चाहिए। डिस्कवर किसको करना है? सेल्फ को करना है, अपने आप को करना है, अपनी लाइफ को डिस्कवर करना है, दूसरों को तो नहीं करना है। क्योंकि जो सेशन में भी अगर एक पर्सन मौजूद है तो वो भी किसको डिस्कवर कर रहा होता है? विद द हेल्प ऑफ थेरेपिस्ट वो अपने आप को डिस्कवर कर रहा है, अपने सेल्फ को डिस्कवर कर रहा है। तो अपनी जात को डिस्कवर करने के लिए, अपने आप को समझने के लिए एक एटीट्यूड चाहिए होता है। तो यहाँ पर उस एटीट्यूड ऑफ डिस्कवरी की बात हो रही है। अब उसमें क्या चीजें जो है वो सर्च की जाएंगी, डिस्कवर किया जाएगा। एसेंशियल इश्यूज क्या है, क्या जरूरी इश्यूज हैं, क्या अहम चीजें हैं, क्या अहम मामलात हैं जिनको डिस्कवर करना जरूरी है एक पर्सन के साथ। एन एम्फेसिस ऑन कॉन्शियसनेस, और कॉन्शियस जो है वो उन एक्सपीरियंसेस को देखना है, कॉन्शियसनेस पे फोकस करना है। वही बात है कि ये भी अनकॉन्शियस पे नहीं जाते, डीप उस पर नहीं जाते हैं, चाइल्ड एक्सपीरियंस को नहीं करते हैं कि जी अनकॉन्शियस में अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट है और पास्ट मेमोरीज हैं, पेनफुल मेमोरीज हैं और फीलिंग्स हैं, हिडन है जिससे पर्सन अवेयर नहीं है। इस तरह की कोई चीज नहीं, वो कॉन्शियसनेस पे बात करते हैं और कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं। इसको डिस्कवर करना है। नेसेसिटी ऑफ डिस्क्राइबिंग एक्सपीरियंस, और जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको डिस्क्राइब करना बड़ा जरूरी है। आप देखें कि जब तक चीजें डिस्क्राइब नहीं करेंगे ना, आप वर्बली नहीं करते हैं, आपको चीजों की समझ नहीं आती। बात हम अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं एक इशू के बारे में, हम किसी से कहते नहीं है, डिस्क्राइब नहीं करते हैं, तो वो चीज हमें अंदर ही अंदर डिस्टर्ब करती है और हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को ले रहे होते हैं, खुद ही फील कर रहे होते हैं, खुद ही स्टोरी क्रिएट कर रहे होते हैं, खुद ही उसका आंसर दे रहे होते हैं। लेकिन जब हम उस प्रॉब्लम को वर्बलाइज करते हैं, उस एक्सपीरियंस को वर्बलाइज करते हैं, तो हम वो चीजें जब हमारे जबान पर आती हैं तो कुछ ना कुछ हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन कुछ इसलिए होती है क्योंकि हम एक लेमन पर्सन से बात कर रहे हैं, हम एक प्रोफेशनल से बात नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन जब प्रोफेशनल के सामने आप अपने उस एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करते हैं तो वहां से आपको इस तरह की गाइडलाइन मिलती है, हेल्प मिलती है और आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि आप उस एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड करने के काबिल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर डिस्क्राइब
जो करने की बात हो रही है वो ये नहीं हो रही कि हम जो है हर दूसरे तीसरे बंदे से अपना एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करते रहे। हाँ, डेली लाइफ में हमारे कुछ सिग्निफिकेंट होते हैं कि वही कोई बहुत क्लोज है और जिस पर या कोई बड़े काबिल भरोसा है जिससे हम अपने दिल की बात करते हैं। अगर हम किसी प्रोफेशनल के पास नहीं भी जा रहे हैं तो उसको एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उससे चीजें खुल के सामने आती हैं। एंड a desire to grasp reality as each individual uniquely perceive it। और इस रियलिटी को भी समझना बड़ा जरूरी होता है कि हर बंदा जो है वो चीजों को यूनिकली परसीव करता है। जैसे अगर मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है तो मेरा अपना परसेप्शन है, आपके साथ एक एक्सपीरियंस हुआ आपका अपना परसेप्शन है। आप अपने हिसाब से देखेंगे, मैं अपने हिसाब से देखूंगी। आप अपने उससे पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को डिस्क्राइब करेंगे, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्राइब करूंगी। तो ये एक रियलिटी है बहुत बड़ी, इस रियलिटी को समझना चाहिए और ये सारी चीजें फिनोमेनोलॉजी में फोकस की जाती हैं। An experience is real for experiencer at the time it is experienced। क्योंकि एक जो एक्सपीरियंस है, तो जो एक्सपीरियंस कर रहा है, जिसको एक्सपीरियंस हो रहा है, उसके लिए वो रियल है उस वक्त जब वो एक्सपीरियंस कर रहा था। जब अगर एक एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है, अच्छा या बुरा जैसा भी है, व्हाटएवर, जिस वक्त मुझे वो चीजें एक्सपीरियंस मैं कर रही थी तो उस वक्त वो मेरे लिए रियल ही था, वो रियलिटी ही थी, वो झूठ नहीं था। मैं जो भी बता रही हूँ, हाँ ठीक है, मैंने उसको अपने हिसाब से परसीव किया होगा, एक इतना बुरा नहीं था लेकिन मैंने उससे बड़ा बुरा परसीव कर लिया, तो दैट इज अनदर थिंग। लेकिन उस वक्त वो जो एक्सपीरियंस हुआ वो था तो रियल के, तो इसलिए जो है एक्सपीरियंसेस को देखना, समझना और उसकी रियलिटी को समझना जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। On the other hand, it is up to each person to decide what he or she is to do or to be। अब दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि जो है वो एक पर्सन जो है उसको ये डिसाइड करना है कि उसने क्या करना है और क्या कैसा होना है, कैसे बनना है। कि एक पर्सन के पास जो है वो ये फ्रीडम होती है, ये पावर उसमें होती है कि उसने डिसाइड करना होता है कि मुझे करना क्या है, कैसे करना है, मुझे कैसा होना है, बेस्ड ऑन एन इंडिविजुअलाइज वेंटेज पॉइंट ऑफ परसेप्शन एंड एक्सपीरियंस। और ये किस चीज पर होगा? जो इंडिविजुअल का अपना परसेप्शन है, एक्सपीरियंस है, उस पर चीजें बेस कर रही है। ये भी फिनोमेनोलॉजी में फोकस किया जाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, person should leave how other person behave and how they lead their lives up to them। के दूसरी तरफ उन लोगों को, जो दूसरे लोग हैं, उनको भी इतनी आजादी देनी चाहिए और उनको भी मतलब इतनी परमिशन होती है लाइफ में, होनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी से जैसे चाहे बिहेव करें और जिस तरह चाहे जिंदगी गुजारें। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग अपने फैसले, एक पर्सन अपने हवाले से तो फैसले कर लेता है लेकिन जब दूसरा करने लगता है उस पर एतराज होता है। आपने ये चीज भी जो है वो ऑब्जर्व की होगी अपनी सोसाइटी में कि बहुत से लोग कुछ खुद एक काम कर रहे होते हैं लेकिन जब दूसरा करता है तो उस पर एतराज उठाते हैं कि देखिए ये कर रहे हैं, हालांकि वो खुद भी वही चीज करते रहे। अब यहाँ पर ये सिखाते हैं कि देखिए ठीक है, आप एज ए ह्यूमन बीइंग यू शुड बी फ्री टू चूज। आप कोई भी चॉइस कर लें, आप अपनी डिसीजन ले सकते हैं, आपका अपना परसेप्शन है, आपका अपना एक्सपीरियंस है, लेकिन आपको दूसरी तरफ ये भी ख्याल रखना होता है कि आपसे जो एसोसिएटेड लोग हैं उन्हें भी जो है वो अपनी मर्जी से बिहेव करने दें और उनकी भी अपनी जिंदगी है और जिस तरह वो रहते हैं रहने दें। मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप दूसरों को भी अपने ही रंग में रंगने की कोशिश, तो ऐसा नहीं होना कि अगर मैं एक चीज नहीं चाहती तो मैं चाहती हूँ कि नहीं दूसरा ना करे, दूसरा वही करे जो मैं चाहती हूँ, तो ऐसे भी नहीं होना। Thus each person must assume personal responsibility for his or her own decisions and for no one else। अब यहाँ पर क्या है कि हर पर्सन जो है उसको अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लेनी चाहिए, खास तौर पर जब वो कोई डिसीजन ले, कि अगर उसने कोई फैसला किया है, कोई डिसीजन लिया है, तो उस डिसीजन का आउटकम जो भी होगा, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जैसा भी है, उस पर्सन ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और किसी दूसरे को ब्लेम नहीं करना है। वरना हमारे यहाँ ये होता है कि फैसला कर लिया, जब रिजल्ट गलत निकला तो दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं होता। अगर मैंने एक डिसीजन लिया है तो ओनली माई सेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटकम। तो ये चीजें जो है फिनोमेनोलॉजी में सिखाई जाती हैं और कार्ल रोजर ने इन स्कूल ऑफ थॉट से इंस्पायर होकर एक पर्सन के बारे में डिफाइन किया और एक पर्सन के बारे में अपने व्यूज प्रेजेंट किए।